हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज 8 नंबर क्या है और किस भारतीय संविधान की पिछला जो प्रश्न था, भारत का संविधान आया, संविधान सभा का कैसे। अब हमारे जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, महत्वपूर्ण बातें को एक एक करेंगे। भारतीय संविधान के लक्षणों, लक्षण कह दो, विशेषताएं कह दो, बातें कह दो, है। अब उत्तर, भारतीय संविधान के मूल लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संवैधानिक अभी रूप चालित करने निर्माण का निर्माण किया गया। इन्हें भारत में व्यवस्था सही ढंग से चले, सरकार का निर्माण सही ढंग से, कानूनी व्यवस्था सही ढंग से चले, उसके लिए क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। भारत के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे संविधानों से अलग बनाती हैं, अर्थात दूसरे अलग रखती है। संविधान 26 नवंबर 1950 को, डेट याद रखना, 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन बन गया था, लेकिन ध्यान रखें इसे इस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए, लागू नहीं किया गया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। अब मूल विशेषताएं या मूल लक्षण निम्नलिखित हैं, एक एक पर हम विस्तार से बात करेंगे। प्रस्तावना से आरंभ, बीइंग विद द प्रेम्बल। भारतीय संविधान का आरंभ प्रस्तावना से होता है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किताब है भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानूनों का संग्रह, इसमें कानून लिखे हुए होते हैं, नियम लिखे हुए होते हैं। अब का सबसे पहले हम भारतीय संविधान को जो कर देख, सबसे पहले प्राइम्बल आती है, अर्थात प्रस्तावना आती है। आरंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल भावनाओं को स्पष्ट। प्रस्तावना में क्या किया गया है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, भारतीय संविधान की मूल भावना क्या होगी, भारतीय संविधान के आदर्श क्या होंगे। भारतीय संविधान के आदर्श आपको पता लग जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, सारी चीजें। तो आपको ये समझना है कि भाई भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान के आदर्श क्या है और भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है। इसका पता या इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है भारतीय संविधान मिलती है। इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूरी तरह सॉवरेंट, यानी आजाद, यानी स्वतंत्र। सॉवरेंटी का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति, अर्थात किसी देश के किसी के अधीन न हो। भारत को समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझते हो आप कि राज्य या सरकार को कोई धर्म नहीं होगा,
सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे राज्य की दृष्टि, और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसे राज्य को कहा जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होगी वो लोकतांत्रिक होगी, राजतंत्रात्मक नहीं होगी, चुनाव होंगे। और गणराज्य का अर्थ होता है जो देश का मुखिया, देश का अध्यक्ष अपने यहाँ कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष जन्मजात न बनता हो, वंशानुगत न बनता हो, बल्कि निर्वाचित होता हो, कहा जाता है गणराज्य। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, जन्मजात नहीं होता, 5 साल के लिए चुना जाता है, निर्वाचन होता है, गणराज्य घोषित। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 40वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द नहीं थे। यह 42वें नंबर का संविधान संशोधन में हुआ के द्वारा जोड़े गए हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। यद्यपि प्रस्तावना का प्रत्यक्ष कानूनी महत्व नहीं है, फिर भी इसका राजनीतिक वैज्ञानिक है। अतः प्रस्तावना में जो चीजें की गई हैं सीधे तौर पर भारतीय संविधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सरकारें इग्नोर नहीं कर सकती हैं। इसका राजनीतिक है, अर्थात ये एक प्रकार से संविधान को स्पष्ट करना, संविधान के किसी अनुच्छेद है स्पष्ट है, व्याख्या करने में किया जाता है। प्रस्तावना से आरंभ टॉपिक है, मैं देख ये आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा लिखित संविधान का सबसे बड़ा संविधान। ये गलत है, यहां लिखेंगे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। का बड़ा संविधान, ध्यान रखना ये पॉइंट नंबर हो जाएगा नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बाद में इसमें समय समय पर हमने 4 अनुसूचियां और जोड़ी। वर्तमान समय में 95 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। अनुच्छेद भी जुड़े हैं, लेकिन वो अनुच्छेद के अंदर जुड़े हैं, जैसे 43 के इस प्रकार से जुड़े हैं, 21 के अलग से अनुच्छेद नहीं जुड़े हैं। इसलिए हम अनुच्छेदों की संख्या तो 395 ही मानेंगे और अनुसूचियां होगी 12। इतना विस्तृत संविधान, इतना बड़ा संविधान विश्व में आज तक नहीं। भारत का भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित है, पूरी तरह लिखी है। इसमें किसी भी विषय को परंपराओं या अनुमानों पर नहीं छोड़ा गया। जैसे कि कई जगह क्या है कि बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं और कुछ चीजें अनुमानों या परंपरा, लेकिन भारतीय संविधान में परंपराओं पे कुछ लिखा गया है, सब कुछ लिखा हुआ है। पूरी संविधान लागू होने के समय इसमें 395 धाराएं यानी अनुच्छेद, तो धाराएं होती हैं संविधान की, उसको अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। बाद में भिन्न संशोधनों के द्वारा अलग अलग टाइम पे इसमें संशोधन किया गया, नई अनुसूचियां जोड़ी गई और इसमें 4 अनुसूचियां अलग अलग टाइम पे जोड़ी गई। इस प्रकार टोटल अनुसूची। इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत, सबसे लंबा बड़ा संविधान माना जाता है। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के अनुसार क्या कहते हैं, भारतीय संविधान विश्व का एवं विस्तृत संविधान है। ये आइवर जेनिंग्स हैं, एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान और विस्तृत। विधानसभा के सदस्य HV कामत, हमारे जो संविधान बनाने वाले विधानसभा थी उसका एक सदस्य था HV कामत। HV कामत ने भी लिखा है हमारे संविधान का
प्रतीक हाथी है। हमारे संविधान का जो प्रतीक है, एच.वी. कामत कहते हैं, वो क्या है? हाथी है। विशाल आकार का प्रतीक, इसके विशाल आकार का प्रतीक है कौन? हाथी, है ना? ये एच.वी. कामत कहते हैं। इस तरह अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में कहा ड्राफ्ट कमेटी क्या करती थी, अलग अलग संविधानों से अच्छी अच्छी चीजें, बहुत से संविधानों को पढ़ती थी। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, है, इस प्रकार से बहुत से संविधानों को पढ़ती थी और उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें होती वो उठा लेती थी। फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ चेंजमेंट करती थी, चेंज कर देती थी। इस प्रकार से उन चीजों को भारतीय संविधान में रखा। अलग अलग देशों से हमने क्या क्या अलग अलग चीजें की हैं, ध्यान रखना, हम वैसा कि वैसे नहीं ली, भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन अनेक संविधानों से हमने है का हम इसमें उल्लेख कर देंगे। भारतीय संविधान पूर्णतः मौलिक नहीं है, पूरी तरह मौलिक। मौलिक का अर्थ होता है ऐसी चीजें जो पहले से थी नहीं, केवल भारतीय संविधान में ही हो। पूरी तरह मौलिक नहीं, कुछ चीजें मौलिक है लेकिन पूरी तरह मौलिक नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न देशों के संविधानों से उपयोगी प्रावधान लेकर तैयार किया गया। अलग अलग देशों के संविधानों से प्रावधान थे, उपयोगी जो धाराएं थी, उपयोगी जो व्यवस्थाएं थी, उपयोगी प्रावधानों को लेकर तैयार किया गया है भारतीय संविधान। इस पर अधिक प्रभाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम का माना जाता है। सबसे ज्यादा मैटर इन्होंने कहां से लिया है? भारत सरकार का, अंग्रेजों को उस टाइम पे भारत शासन 35 ने अधिकांश मैटर, अधिकांश धाराएं, अधिकांश अनुच्छेद से लिए हैं। इसलिए सबसे अधिक प्रभाव अगर भारतीय संविधान पर किसी चीज का है, या भारत शासन 35 का। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के संविधानों से भी प्रेरणा ली गई है। वहां से भी हमने कुछ कुछ लिया है, जैसे कि अमेरिका से हमने अधिकार ले लिए हैं। इसी प्रकार से अमेरिका से अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद ले लिया है। इस प्रकार से इंग्लैंड से संसदीय शासन व्यवस्था ले ली है। और आप देखेंगे दक्षिणी संविधान संशोधन ले ली है। इस प्रकार अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज ली है। इसलिए भारतीय संविधान पारिक और प्रैक्टिकल बन गया है। भारतीय संविधान सैद्धांतिक नहीं रहा, केवल हवाई बातें नहीं, प्रैक्टिकल बन गया है और संतुलित भी हो गया है, क्योंकि हमने किसी एक देश या अलग अलग देशों ली हैं। लचीला एवं कठोर, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ये लचीला और संविधान क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है संविधान में संशोधन करने का तरीका कैसा। अगर संविधान में संशोधन करने का तरीका बहुत सरल है, आसानी से संविधान में संशोधन है, और संविधान में बदलाव या संशोधन करना बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से नहीं होता है, तो कहा जाता है कठोर। तो भारत के संविधान के कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत परिवर्तन किया। अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत आसानी से बदला जा सकता है, इस कारण तो हो गया लचीला। लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बदलने के लिए, परिवर्तन या के लिए विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इस कारण से प्रावधानों में परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए कठोर से। भारत का संविधान पूरी तरह न तो कठोर है, न पूरी तरह क्या है, लचीला है, मिश्रित संविधान। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः लचीला है और न ही पूर्णतः कठोर, बल्कि यह अंशतः लचीला, आंशिक रूप से, कुछ मामलों में, कुछ भागों में तो ये लचीला है प्रावधान, तथा अंशतः कठोर है। यानी संविधान के कुछ भाग, प्रावधान तो ऐसे हैं आसानी से बदला जा सकता, हो गया। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता, आंशिक रूप से कठोर है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 विधियां बताई गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 है, उसमें मुख्य रूप से 68 में 2 विधियों का ही उल्लेख किया गया, 3 का नहीं।
लेकिन तीसरी अपने आप आ जाती है, लेकिन यहाँ आप तीन बात नहीं है। लेकिन 368 विधियों का गया है साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और संसद के 2/3 बहुमत राज्यों की स्वीकृति। इन दो विधियों का ही उल्लेख है, केवल इन दो विधियों का उल्लेख है 300 और 368 के अलावा भी एक संशोधन होता है साधारण बहुमत द्वारा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं, है ना। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत के साथ राज्यों के समर्थन, राज्य विधानसभाओं के समर्थन, राज्यों की स्वीकृति, है ना। 3 हो गए ये, लेकिन इनमें 2 तरीके हैं ना, संसद के 2/3 बहुमत और संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति। इन 2 विधियों का, 2 तरीकों का उल्लेख है अनुच्छेद 68 में। ध्यान रखा कि अगर संसद में संशोधन करने की कितनी विधियां हैं, इसी कारण भारतीय संविधान समय और परिवर्तन परिवर्तन रह सकता है। हेरे को अनुसार संविधान में आवश्यक लचीलापन होना चाहिए, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होना चाहिए। बहुत है, अगर लचीलापन नहीं हुआ अर्थात संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाए, अप्रासंगिक हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा गया है? जब देश आजाद हुआ, देश के पाकिस्तान आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित, भारत ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने प्रावधान ऐसे रखे कि हमने किसी भी धर्म, राज्य के धर्म, जब कोई राज्य या सरकार अपना धर्म घोषित नहीं करती है और उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर होते हैं, धर्मों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा। और भारतीय संविधान में ऐसे ही प्रावधान थे, इसलिए एक प्रकार से भारत राज्य का धर्मनिरपेक्ष राज्य था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अब पूरी तरह हम कह सकते हैं संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित है, सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेखित है। 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष किया गया, स्पष्ट किया गया है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अगर हम धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों को देखें, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, अनुच्छेद 28 तक किया गया है। भारत एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने, विचार करने, धर्म परिवर्तन प्राप्त है। सभी को अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक पूजा करने, धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने या अपने धर्म को बदलने की क्या दी गई है, प्राप्त है। इससे सभी धर्मों सभी धर्मों बराबर का सम्मान सरकार की ओर किया गया है। धर्म के आधार पर कोई भाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रावधान बैठा है। मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना, भारतीय संविधान में व्यक्तियों को और नागरिकों को अधिकार दिए गए। फंडामेंटल राइट्स ये क्या करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तियों से, समूहों से या संगठनों से ही नहीं बचाते हैं, यहां तक कि सरकार से भी बचाते हैं। अगर इन मूल अधिकारों का हनन अगर सरकार भी करती है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा अपील कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसके उन अधिकारों की रक्षा करेगा, है ना। तो अब देखते हैं भारतीय संविधान के 3 अध्याय में, कौन से अध्याय में? 3 अध्याय में, 3 भाग में, भाग भी बोल सकते हो, अध्याय भी बोल, 3 भाग में
अनुच्छेद 14 से 32 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वैसे तो इस भाग में, टोटल भाग में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, लेकिन 12 में जैसे राज्य की परिभाषा है, 13 में कानून की है, उन पर मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकारों का उल्लेख। लेकिन पूरे भाग की बात करें, भाग 3 में कितने अनुच्छेद से शुरू होता है? भाग 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 पर जाकर समाप्त होता है। लेकिन जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है वो 14 से 32 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद, इसमें कितने प्रकार के, संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। संपत्ति का भी एक मूल अधिकार था, उसे हटा दिया गया 44। अब केवल और केवल कितने हैं? अब केवल इसमें 6 प्रकार के मूल। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31 नंबर का था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 17 मोरारजी देसाई की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। 44वें के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब यह केवल कानूनी अधिकार है। अब यह मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार, मैंने कहा 6 प्रकार के मूल, पहले 7 प्रकार के थे, उसमें एक हट गया है, संपत्ति का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ध्यान रखना। स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 22 तक। शोषण के मूल अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक मूल अधिकार अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार अनुच्छेद 32। आपको लगेगा 31 कहां गायब हो गया? 31 में क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार था, उसे निरूपित का अर्थ होता है समाप्त कर दिया गया, इसलिए अनुच्छेद 32। इस प्रकार 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भाई, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को और मूल अधिकार दोनों को ध्यान रखना। हाँ, आप ध्यान रखेंगे, हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, इसलिए संविधान की आत्मा अधिकारों को कहा जाता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी से एक बाबा साहब से पूछा गया, आप संविधान का एक व अनुच्छेद बताइए, अगर उसको निकाल दिया जाए संविधान समाप्त हो जाए, तो अनुच्छेद 32 निकाल दीजिए, क्योंकि वो अनुच्छेद 32 क्या करता है कि मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 है ना, संविधान की आत्मा है। और अगर भाग की बात की जाए तो भाग आ जाएगा भाग 3, जिसमें है मूल अधिकार संविधान के अंतरात्मा में कहा जाता है। लास्की के शब्दों में, ब्रिटेन का एक समाजवादी नेता था लास्की, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक समाजवादी नेता था लास्की, कानून का बहुत अच्छा जानकार था। उसने क्या कहा है, एक राज्य इस बात से पहचाना जाता है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है। वो कहता है कोई देश या कोई राज्य इस प्रकार से जाना जाता है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है, करने की स्थिति है या नहीं। जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर पाता है वह तो अच्छा राज्य है, और अगर जो नहीं कर पाता है वह लोकतांत्रिक राज्य नहीं है। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ध्यान रखना, हमने मूल अधिकार कहां से लिए, थोड़ा ये और देख लेंगे। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, अधिकार हमने क्या से लिए? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से लिए। बात है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। मूल संविधान में हमारा जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसको कहते हैं मूल। और बाद में जब उसमें कुछ बदलाव हुए, उसे संसद के द्वारा बदलाव किए गए, उसे हम संशोधित संविधान कहते हैं। संविधान होगा जब तक उसमें एक भी संशोधन हुआ, संविधान सभा ने जैसा बनाया उस संविधान को कहा। संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी,
तो कब रखी गई? 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय, और 42 से संविधान संशोधन करके, अमेंडमेंट करके 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। कहां से प्रेरित होकर ये मूल कर्तव्य कहां से प्रेरित होकर रखे गए? ये रखे गए थे आप पूर्व सोवियत संघ, जिसको आजकल रूस कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर हमने ये रखे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 से। अब देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 75 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 के 51 ए, अगर हिंदी में बोलेंगे तो कै हो जाएगा 51 कै, और इंग्लिश में 51 ए क्या अनुच्छेद जोड़ा गया 51 ए, और उसमें ये 10 मूल कर्तव्य रखे गए। और ये भाग कौन सा है? भाग 4 कै। अगर भाग पूछा जाए 51 कै और भाग, संविधान के भाग 4 ए, भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य किसका है? माता पिता और अभिभावक का है कि 6 से 14 साल के बच्चे को, जिसके भी घर में 6 से 14 साल का बच्चा है, उस बच्चे की अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये हर माँ बाप और अभिभावक का मूल है। ये जोड़ा गया 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। इन मूल कर्तव्यों में प्रमुख हैं संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, संविधान का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं को अपमानित करती हैं, सम्मान के खिलाफ है, उनको त्याग देना उन प्रथाओं को। प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण, यानी प्रकृति और पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, मानवतावाद का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, एवं हिंसा का त्याग करना, और हिंसा को हमें छोड़ना है। मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों में अनुशासन, जिम्मेदारी, राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। ये जिम्मेदारी की भावना का विकास करते हैं कर्तव्य, अनुशासन की स्थापना करते हैं, और राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए ही इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया था। प्रभुत्व, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये मैंने कहा था प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है, भारत सॉवरेंट होगा। सॉवरेंट यानी स्वतंत्र पूरी तरह, अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है सॉवरेंट, यानी सर्वोच्च शक्ति भारत के पास होगी, और भारत किसी के अधीन नहीं होगा, स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा। समाजवादी अर्थात इसमें ऐसा नहीं होगा कि पूंजीपतियों का बोलबाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई पूरी तरह क्या होगा कि कुछ व्यक्तियों तक ही धन का केंद्रण हो जाए। सभी व्यक्तियों को भोजन, आवास की व्यवस्था मिलेगी, अर्थात आर्थिक असमानता है ना, वो कम से कम होगी। लोगों के बीच में पैसे के आधार पर आर्थिक जो असमानता है वो कम से कम होगी, उसे समाजवादी व्यवस्था। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान मानना, राज्य या सरकार का कोई धर्म न होना, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना। लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति होगी, चुनावों के द्वारा सरकार का निर्माण होगा। गणराज्य, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। देखते हैं प्रभुता सत्ता संपन्न यानी सॉवरेन, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पूर्णतः स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत की जो सरकार है वो अपने आंतरिक मामलों में भी किसी संगठन से, किसी व्यक्ति के दबाव में नहीं होगी, और बाह्य मामलों में वह किसी देश के दबाव में भी नहीं होगी, उसे सॉवरेंट कहा जाता है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में है। समाजवादी, आर्थिक असमानता को कम करना। मैंने बताया आर्थिक असमानता, भाई अभी भी देखते हैं भारत में कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं,
कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो ये असमानता है ना, ये रहेगी, लेकिन सरकार का प्रयास क्या होना चाहिए, इस असमानता को कम करना, इस अंतर को कम करना, है ना। आर्थिक असमानता को कम करना, धन के केंद्रीकरण पर रोक। मैंने कहा था कि धन सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ही पूरे संसाधन चले जाएं, धन केंद्रित हो। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। राज्य की नजर में, सरकार की दृष्टि में सभी धर्म क्या है, बराबर हैं। धार्मिक स्वतंत्रता देता है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है भाई, शासन कौन करेंगे, जनता के प्रतिनिधि, जिनका जनता चुनाव करेगी अपनी इच्छा से, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलता है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसा भारत में है भी। गणराज्य रिपब्लिक, राज्य का सर्वोच्च पद, राज्य का जिसको राष्ट्र का अध्यक्ष कहते हैं, राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति अपने यहाँ का वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित होता है। और भारत में राष्ट्रपति देख लो, वो निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित हो जाए, लेकिन 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है कि राष्ट्रपति मर जाए तो उसका बेटा या भाई राष्ट्रपति, ऐसा नहीं। नेक्स्ट आते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार किसको दिया, वोट देने का अधिकार एक अडल्ट है, वयस्क व्यक्ति को दिया। अब यह वयस्क व्यक्ति कौन होगा, यह वयस्क व्यक्ति स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी जाति का भी हो सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाला भी हो सकता है, कोई भी भाषा बोलने वाला हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो अडल्ट हो चुके हैं, और अडल्टता की एज क्या रखी गई थी भाई, पहले तो थी 21 वर्ष, बाद में बदलकर क्या कर दी 18 वर्ष। अब 18 वर्ष का व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इसे कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, नागरिक को दिया गया है, व्यक्ति को नहीं। भाई कोई अमेरिका का आदमी आके भारत में रहने लग जाए, वैसे घूमने के लिए आए, व्यक्ति होगा, नागरिक नहीं होगा, उसको नहीं दिया गया। नागरिक को, आयु के प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार रखता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रोफेसर श्रीनिवासन के अनुसार क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना संविधान सभा का सबसे साहसिक और विश्वासपूर्ण निर्णय था। विश्वासपूर्ण निर्णय, साहसिक निर्णय क्यों था कि जब हम संविधान बना रहे थे उस टाइम पे भारत की 16 या 17% साक्षर थी, तो ये लग रहा था कि निरक्षर लोग, कि लोकतंत्र कहाँ सफल हो रहे थे, जिन देशों में साक्षरता बहुत ज्यादा थी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, वहां भारत की अधिकांश जनता निरक्षर थी, तो ये लग रहा था ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझेंगे कैसे। फिर भी ये एक साहसिक निर्णय था और भारतीय संविधान सभा को विश्वास था कि इस चुनावी प्रक्रिया को भारतीय लोग अपने कॉमन सेंस से समझ जाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली, नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। ये हमने कहां से ली है, ये हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से ली है, ग्रेट ब्रिटेन से हमने ली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, 2 अध्यक्ष हो, एक तो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, एक होता है शासन का अध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, शासन का अध्यक्ष होता है कि भाई आपका प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री को गवर्नमेंट का अध्यक्ष कहा जाता है, शासनाध्यक्ष कहा जाता है। ध्यान रखना इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका तात्पर्य है संविधान जिसको सारी शक्तियां देता है लेकिन उन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, जैसे कि राष्ट्रपति, वो नाम मात्र का होता है, नाम मात्र कार्यपालिका।
और उन शक्तियों का जो उपयोग करता है वो वास्तविक कार्यपालिका, जैसे कि प्रधानमंत्री हो उसका मंत्री। और ये प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद कब तक कार्य करेंगे? संसद यानी लोकसभा होगी, अपने यहाँ लोकसभा बोलते हैं इसलिए, संसद के निम्न सदन में जब तक उसको विश्वास प्राप्त है। इस व्यवस्था को कहा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने बताया ना, सरकार, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद तभी तक सरकार में रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उन्हें विश्वास प्राप्त है। वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? संसद के प्रति। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। मैंने बता दिया ये आपको बात। यहां नाम मात्र का राष्ट्रपति, मैंने कहा नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति होती है, और वास्तविक यानी प्रधानमंत्री कार्यपालिका की व्यवस्था है। इसलिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये हमने कहां से लिए? इंग्लैंड से लिए, ग्रेट ब्रिटेन। संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल की बजाय हमें यूनियन सिस्टम बोलना चाहिए, यूनियन। फेडरल की बजाय हमारे यहां संविधान में वर्ड भी यूज किया गया, यूनियन, यूनियन सिस्टम। फेडरल क्या है? अमेरिका में है, अपने यहां फेडरल नहीं। देखिए क्या होता है कि बताऊंगा फेडरल और यूनियन में अंतर क्या होता है। अपने यहां संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में दो सरकारें होती हैं। दो सरकार होनी जरूरी होती है। एक तो केंद्र सरकार, कम से कम दो सरकार, ज्यादा भी हो सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इन दोनों के बीच में शक्तियां बांट दी जाती हैं। शक्तियों का क्या पाया जाता है? विभाजन। केंद्र को भी संविधान शक्तियां देता है, केंद्र सरकार को भी, और राज्यों को भी, राज्य सरकारों को भी संविधान शक्तियां। इसलिए शक्तियों का जहां डिवाइडेशन पाया जाता है, शक्ति का विभाजन पाया जाता है, वो संघात्मक शासन। और जहां शक्ति का विभाजन नहीं पाया जाता है, सारी की सारी शक्तियां किसको दे दी जाती हैं? एक सरकार को दे दी जाती है, केंद्र को। तो उसे कहा जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक नहीं, एकात्मक। संघात्मक कहा होगा जब शक्ति का विभाजन पाया जाएगा। देखते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। मैंने कहा दो प्रकार की सरकार या दो शासन व्यवस्था पाई जाती है, केंद्र और राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन भी पाया जाता है। अब भारत में शक्ति का विभाजन करने के लिए तीन सूचियां दे रखी हैं। सातवीं संविधान की सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दे रखी हैं। तीन सूचियां दे रखी हैं, तीन लिस्ट। एक तो है केंद्र या यूनियन सूची, संघ सूची, जिसमें 100 से अधिक क्या दे रखे हैं? विषय दे रखे हैं जो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची विषय, जिसमें राज्य सूची में 61 विषय दे रखे हैं जो राज्य सरकारें कानून बना। और एक है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय दे रखे हैं और उन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। कानूनों में टकराव होने पर केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का नहीं। केंद्रीय सूची, इसमें करीब 100 विषय है। राज्य सूची 61 विषय है। समवर्ती सूची 52 विषय। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के साथ साथ क्षेत्रीय स्वायत्ता को सुनिश्चित। इसमें हमने क्या है? केंद्र को मजबूत किया, ज्यादा शक्तियां, ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां और ज्यादा शक्ति केंद्र को दी। इससे राष्ट्र में एकता की भावना आती है। साथ साथ हमने राज्यों की सरकारों को भी पावरलेस नहीं किया है, को भी राज्य सरकार को 61 विषय ऐसे दिए हैं जिन पर राजस्थान की सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है, पंजाब के अपने हिसाब से, हर राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है। क्षेत्रीय स्वायत्ता को भी हमने इसमें स्थान दिया है। आता है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। भारतीय संविधान ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि उस धर्म विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उसको वोट भी उसी धर्म विशेष के व्यक्ति दे। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये कर दिया जाए भाई यह हिंदू धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और हिंदू धर्म के व्यक्ति ही उसको वोट देंगे, दूसरे धर्म के लोग वोट नहीं देंगे।
इसे कहा जाता पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में मुसलमान व्यक्ति चुनाव लड़े और मुसलमान ही उसको वोट दें, यह कहलाएगा पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। भारत ने पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सामान्य निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। इसे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, अडल्ट वयस्क व्यक्ति हैं, सभी लोग वोट डालेंगे वाले हो। मतदान धर्म के आधार पर नहीं होता, यानी वोट करने वाला व्यक्ति चुनाव धर्म के आधार पे नहीं होता है। कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है और जहां चुनाव हो रहा है वहां व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हाँ, कुछ सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी की सीट रिजर्व की गई हैं। वहां जो आरक्षित सीट की गई हैं वहां पर इन जातियों से संबंधित चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां रहने वाले सभी जातियों के इनको वोट देंगे। एकात्मकता प्रवृत्तियां। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एकात्मक शासन वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। यद्यपि भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी इसमें कई एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356। बेटा पहले तो ये समझें कि जब शक्तियां केंद्रीकृत होती हैं, केंद्र सरकार के पास शक्तियां इकट्ठा होने लगती हैं, तो एकात्मकता का लक्षण कहलाएगा, और जब शक्तियां विभाजित होती हैं तो संघात्मकता। वैसे तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन देश में आपातकाल आ जाए, संविधान का भाग 18 राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकाल लगाने की शक्तियां देता है राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत वो आपातकालीन शक्तियों, और इन शक्तियों जब इन प्रावधानों का प्रयोग करता है तो राज्य सरकार की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? केंद्र सरकार के पास। शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है, केंद्र की तरफ शक्तियां जा रही हैं, तो एकात्मकता कहलाएगी। तो आपातकालीन प्रावधान है वो एकात्मकता के लक्षण है। शक्तियों का केंद्र की ओर झुकाव, जो शक्तियों का डिवाइडेशन किया है, देखना संघ सरकार के लिए संघ सूची में हमने कितने विषय रखे? 100, राज्य सूची में 61, तो ज्यादा किसकी साइड में है भाई? केंद्र की तरफ। इसी प्रकार समवर्ती सूची में जो 52 विषय हैं, पे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य, लेकिन दोनों कानून में टकराव होने पे किसका माना जाएगा? केंद्र का। बताइए पावरफुल हमने किसको बनाया? शक्ति का विभाजन किसकी ओर झुक रहा है? केंद्र की ओर। और केंद्र की तरफ कोई चीज जा रही है तो वो एकात्मकता का लक्षण है। ये शक्तियों का विभाजन भी केंद्र की ओर झुकाव है, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। राज्यों की वित्तीय निर्भरता, और जो राज्य हैं वो फाइनेंस कहां से मिलेगा? ज्यादातर वित्तीय केंद्र सरकार से। वित्तीय निर्भरता राज्यों की किसके ऊपर है? केंद्र के ऊपर है। इस वजह से भी ये एकात्मकता का लक्षण है। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। और ध्यान रखने की बात है कि राज्यपाल कहां पर बैठता है? हर राज्य में। तो एक प्रकार से राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के शासन को नियंत्रित करने का काम केंद्र सरकार करती है। तो राज्यपाल की भूमिका भी एक प्रकार से एकात्मकता की ओर ले जाती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत में संघात्मक शासन वाले देश है अमेरिका जैसे में दोहरी न्यायपालिका, डबल जुडिशरी पाई जाती है, दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका क्या होती है? राज्यों के मामले में सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, और केंद्र के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। वहां अर्थात राज्यों के मामले में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो अंतिम निर्णय है, उस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। यह अमेरिका की व्यवस्था न्यायपालिका। भारत में क्या है? राज्यों ने जो फैसला दे दिया राज्य के उच्च न्यायालय ने, उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के फैसले को क्या कर सकता? बदल सकता है। अंतिम जो न्यायालय है भारत में वो एक है, और वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय।
और अमेरिका जैसे संघात्मक देश में क्या है, अंतिम न्यायालय दो हैं। राज्यों के मामले में अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय, केंद्र के मामले में अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। वहां दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ न्याय करने का अंतिम एक ही न्यायालय है और वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। इन कारणों से भारत को संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव वाला संविधान कहा जाता है। ये कहा जाता है भारत एक ऐसा संघात्मक देश है, संघात्मक राज्य है जो एकात्मकता की ओर झुकाव हुआ है। इकहरी नागरिकता, देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे व्यक्ति उस पूरे देश का भी नागरिक होता है, जैसे अमेरिका में अमेरिका का भी नागरिक होता है, उसकी नागरिकता प्राप्त होती है। और वो मान लो वाशिंगटन राज्य में रहता है तो वाशिंगटन का भी नागरिक होता है, यानी उस राज्य का भी नागरिक होता है जिस राज्य में रह रहा है, और पूरे देश का भी नागरिक होता है। दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत में सभी व्यक्ति, पंजाब में रह रहा है वो भी इंडियन है, केरल में रह रहा है वो भी इंडियन है, राजस्थान में रह रहा है वो भी इंडियन है, यानी राज्यों की नागरिकता नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। भारत में संघात्मक शासन होने के बावजूद एक ही नागरिकता प्रदान की गई, एक ही नागरिकता दी गई नागरिकों को। एक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक होता है, भारत का नागरिक होता है, इंडियन होता है। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलता है। नेक्स्ट है बेटा धर्मनिरपेक्षता। ये मैंने बताया सेक्युलर। धर्मनिरपेक्षता क्या है, दोबारा है फिर पढ़ लेते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्म किनका है? नागरिकों का, व्यक्तियों का है। राज्य का कोई, सरकार का कोई धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म को बदल सकता है। राइट। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, न ही किसी पर रोक लगाता है। राज्य यानी सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी किसी धर्म के ऊपर, न तो रोक लगाएगी न ही उसे बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोध नहीं है बल्कि समान सम्मान है। इन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि राज्य या सरकार धर्मों का विरोध करे। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे, सभी का सम्मान बराबर करे। द्विसदनीय विधानमंडल। भारतीय संविधान के कुछ राज्यों में विधानमंडल के दो सदन है। जैसे संसद के दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में जो व्यवस्थापिका है उसे कहा जाता है विधानमंडल। केंद्र की जो व्यवस्थापिका है उसे कहा जाता है संसद। संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल है जो व्यवस्थापिका है उसको विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल में दो सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। पर ध्यान रखना केवल 7 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषदें हैं। विधान परिषद यानी दूसरा सदन, बाकी जैसे राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना, तो अब ले लेते हैं। भारत में केंद्रीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है, जिसमें लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन की व्यवस्था है। ये मैंने कहा था कि केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है, संसद। और उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च। यह प्रणाली विधायी कार्यों में संतुलन एवं परिपक्वता लाती है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च स्थान, मैंने पहले ही बताया, उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया गया है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय ले दिया वो निर्णय अंतिम होता है, उस बदल नहीं सकता। केवल एक मामले में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को गई है, तो वो थोड़ा मामला अलग है, बाकी इसके न्यायालय नहीं बदल सकता। इसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, संविधान की व्याख्या करता है। कहीं भी संविधान में अस्पष्टता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी न्यायिक जुडिशरी, जिसे जुडिशरी रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। अर्थात आप ये समझे कि ये क्या कर सकता है, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है, संसद एवं कार्यपालिका के असंवैधानिक कार्यों को निरस्त कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है मैं थोड़ा बता दूं। न्यायिक पुनर्विलोकन के
संसद के द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून अगर उस संविधान के अनुसार नहीं है तो उनको शून्य घोषित कर सकता है, उनको रद्द घोषित कर सकता है। उसे कहा जाता है न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन। संसद एवं कार्यपालिका के असंवैधानिक कार्यों को निरस्त कर सकता है, वो ऊपर आई गई है। डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाता है। देखो, अमेरिका में तो क्या अपनाया गया है? न्यायिक सर्वोच्चता। और ब्रिटेन में क्या अपनाया गया है? संसदीय सर्वोच्चता। यानी वहां पर ब्रिटेन में जो संसद ने कानून बना लिया, उस कानून को वहां का न्यायपालिका भी रद्द नहीं कोशिश करता। वहां पर सर्वोच्च कौन होगी? संसद। और न्यायिक, यहां पर न्यायिक सर्वोच्च अमेरिका में क्या किया गया है कि संसद के बनाए हुए कानून को भी रद्द कौन घोषित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका तो न्यायिक सर्वोच्चता है वहां पर। भारत में न तो पूरी तरह न्यायिक सर्वोच्चता रखी गई है, न पूरी तरह संसदीय सर्वोच्चता रखी गई। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। भारत में क्या होता है कि संसद ने कोई कानून बनाया तो उसको रद्द कर सकती है कोई? न्यायपालिका। तो आपको लगेगा न्यायिक सर्वोच्चता होगी सब, लेकिन न्यायपालिका भी मन मर्जी से नहीं कर सकती। अगर उसे यह देखना होगा कि वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। संविधान के अनुसार नहीं है तो रद्द घोषित कर सकती है, संविधान के अनुसार है तो रद्द घोषित। तो यहां इसकी लिमिटेशंस रख दी हैं भारत में। तो भारत में न तो न्यायपालिका पूरी तरह सर्वोच्च है, न ही संसद पूरी तरह सर्वोच्च है, इसलिए इसके मध्य का मार्ग अपनाया है, ऐसा डी बसु कहते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, ये बेटा मैंने आपको बताया इंटीग्रेट न्यायपालिका है। भारत में न्याय करने का अंतिम फैसला, अन्याय करने का एक ही न्यायालय है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है लेकिन उनके निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के निर्णय न्यायालय बदल सकता है। इस प्रकार न्याय का अंतिम केंद्र कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में केंद्र और राज्यों के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर, सबसे ऊपर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उसके अधीन कार्य करते हैं, उसके नीचे कार्य करते हैं। नीचे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उससे ऊपर आ जाते हैं बेटा उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। इससे कानून की एकरूपता बनी रहती है। अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों को संरक्षण। भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है धर्म के आधार पर, कमजोर वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए सुरक्षा के भी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय पर विशेष बल देता है। सामाजिक न्याय क्या कहता है? सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को भाई सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार, संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण, संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह संविधान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन बनाता है। यानी भारतीय संविधान में इनकी संरक्षण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन प्रावधान, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ संकटकालीन प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखना, जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पे खतरा आता है तभी इनका प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगाया जाता है? जब युद्ध हो रहा है, भाई आक्रमण हो रहा है या आंतरिक विद्रोह हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। इन तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके लगा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, संविधान विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में जब पैसे का संकट आ जाए, वित्तीय साख गिर जाए और उससे उबरना मुश्किल हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखना, अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, बहुत अच्छी बात है और भगवान करे आगे लगे। राज्यों में संवैधानिक अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत 100 से अधिक बार हो चुका है भाई।
राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, ठीक है ना, 3 बार लगा है। 1962 में चीन के युद्ध के समय, फिर 1971 में इसके साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, और फिर 1975 में इंदिरा गांधी में आंतरिक अशांति के नाम पे, पहले एक प्रावधान था आंतरिक अशांति, उसको बदल दिया गया फिर 44 में 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पे लिख दिया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक में नहीं आएगा, या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र, ये शब्द रख दिया। 3 आधार, ये 3 हुए हैं 1962, 1971, 3 बार लगा है। इन प्रावधानों से संकट की स्थिति में मजबूत केंद्र की व्यवस्था सुनिए। संकट के समय हमें केंद्र सरकार की मजबूती जरूरी है, इसलिए केंद्र सरकार को हम पावरफुल कर देते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा। राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान, संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा, देखें राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ध्यान रखें, तुम्हारे दिमाग में आएगा हिंदी राष्ट्रभाषा है। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, राजभाषा घोषित, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं को, इन्हें हमें 22 राजकीय भाषाएं हैं, उनको स्थान दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता और भाषी विविधता दोनों को, राष्ट्रीय एकता को भी सुनिश्चित करता है राजभाषा के तौर पर हिंदी को, और हिंदी के साथ राजभाषा दूसरी की गई है इंग्लिश, सहयोगी भाषा के रूप में, और क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि उसमें हमारी 22 ऐसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, को राज्य भाषाओं का या प्रांतीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तभी अमेंडमेंट आता है। 73वें नंबर के द्वारा तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन से नगरीय स्वशासन कहा जाता है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा क्या होता है, पंचायती राज एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाई 74 वाले नगर निकायों को और 73 वाले पंचायती राज को। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया, इन गांव-गांव ढानी-ढानी तक लोकतंत्र पहुंचाया गया। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। उदारवादी लोकतंत्र, भारत में उदार लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी को, क्यों? सभी वयस्क यानी वयस्क मताधिकार, सभी वयस्क व्यक्तियों को मत का अधिकार, सभी वयस्क नहीं होता, वयस्क होता है, सभी वयस्क नागरिकों को मत का अधिकार, इसका सरलीकरण ये हो गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी वयस्क नागरिकों को मत यानी वोट देने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, धर्मनिरपेक्षता है, जैसे तत्व शामिल किए गए हैं। जिस भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को वयस्क मत देने का अधिकार दे दिया जाए, मौलिक अधिकार दे दिए जाए, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कर दी जाए, धर्मनिरपेक्षता कर दिया जाए, ऐसे लोकतंत्र हम उदार लोकतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित लोकतंत्र को दृढ़ करती है। हमारी जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, इस कारण इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। दल बदल पे रोक, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार ने किया था। भाई राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल पर यानी कांग्रेस के दल पर जीतकर आ जाए, कांग्रेस की टिकट पर, और जीतने के बाद में कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे दल में चला जाए। इन दल बदल किसे कहा जाता है? जिस
पार्टी की टिकट पर आप जीत कर आए हो, उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाना, इसे दल बदल कहा जाता है। इससे क्या होता है, सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। कि सरकार बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सरकार बनाए रखने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। और बहुमत कम हो गया, व्यक्ति इधर से दूसरी जगह चले जाएंगे, सरकारें गिर जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन लेके आए 1950। राजनीतिक अस्थिरता यानी अस्थिरता को रोकने हेतु दल बदल विरोधी कानून बनाया गया 19। निर्वाचित प्रतिनिधियों की निष्ठा एवं अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया गया। ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनाव हार चुका है वो अपना वो चाहे तो दल बदल सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे उसकी सरकार की स्थिरता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आया है और जिस पार्टी के सिंबल के प्रतीक पर जीत कर आया है, चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया है, उसको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना, जीता हुआ प्रतीक, दल बदल कहा जाए। निष्कर्ष, इस प्रकार भारतीय संविधान में केवल एक कानूनी दस्तावेज है। भारत का संविधान केवल कानून की एक किताब नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है। यानी एक ऐसा कानूनी संहिता है जिसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आएगा। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विश्व की श्रेष्ठ संवैधानिक विशेषताओं का समन्वय। यानी विश्व के अलग अलग संविधानों से हमने अच्छी अच्छी चीजें ली हैं, लेकिन एट इट इज नहीं ली हैं, वैसा का वैसे नहीं ली हैं। भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें हमने बहुत से परिवर्तन करके फिर उन चीजों को लाया है। ध्यान रखना, केविन ऑस्टिन कहते हैं, भारतीय संविधान मूलतः और अनिवार्य रूप से एक सामाजिक दस्तावेज, ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, एक सामाजिक दस्तावेज है जिसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक। इसी के साथ साथियों आज का भारतीय संविधान कंप्लीट होता है। उम्मीद करता